नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 10 दिनों में बिहार को दे सकते हैं 16,000 करोड़ रुपए के विकास की सौगात। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत बिहार से करके यह साफ कर दिया है कि अब बीजेपी के लिए चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार के लोगों को सीधा संदेश देते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि वे लोकल के लिए जितना वोकल होंगे, बिहार उतना ही आत्मनिर्भर बनेगा। बिहार के लोगों की तारीफ करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस राज्य के लोग देश में हो या विदेश में अपनी प्रतिभा और परिश्रम से अपना लोहा मनवाते हैं। पीएम मोदी ने नीतीश सरकार की भी तारीफ करते हुए कहा कि बिहार इस महामारी के साथ साथ बाढ़ का भी बहादुरी से सामना कर रहा है, यानी बिहार चुनावों के लिए प्रचार का बिगुल बच गया है। बात सिर्फ बिहार की तारीफ पर ही नहीं रुकी दोस्तों, पीएम मोदी ने बिहार के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के कार्यक्रमों की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में पीएम मोदी बिहार के लिए 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यक्रमों का ऐलान करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कंगना ने बढ़ाई इंडिगो की मुसीबत, डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनी से मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, विमानन नियामक डीजीसीए ने इंडिगो को चंडीगढ़ मुंबई की उसकी उड़ान में मीडिया कर्मियों द्वारा सुरक्षा और सामाजिक दूरी के नियमों के कथित उल्लंघन के लिए एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। यह घटना उस वक्त हुई थी जब उड़ान से एक्ट्रेस कंगना राणौत ने यात्रा की थी। वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। नागर विमानन महानिदेशालय के एक अधिकारी ने बताया है कि हमने ऐसे कुछ वीडियोस देखे हैं जिनमें मीडिया कर्मी बुधवार को 6E264 उड़ान में एक दूसरे से बहुत सटकर खड़े थे और यह सुरक्षा और सामाजिक दूरी के नियमों के उल्लंघन की तरह ही है। हमने विमानन कंपनी इंडिगो को इस घटना पर एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। प्रत्याशियों का आपराधिक इतिहास जनता के सामने लाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जारी किए नए निर्देश। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों के मामलों को सार्वजनिक करने को लेकर संशोधित दिशा निर्देश जारी किया है। नए दिशा निर्देशों में प्रत्याशियों के साथ ही उन्हें चुनाव लड़ाने वाली पार्टियों को भी नए नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। संशोधित निर्देश में कहा गया है कि उम्मीदवार और उसकी पार्टी को आपराधिक केसों का विवरण न्यूज़पेपर और टीवी में प्रकाशित करना होगा। चुनाव आयोग के संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को नामांकन वापसी के 4 दिन के अंदर पहली पब्लिसिटी करनी होगी, जबकि नामांकन वापसी के 5 से 8 दिनों के अंदर दूसरी पब्लिसिटी करनी होगी और नामांकन वापसी के 90 से प्रचार के अंतिम दिन तक तीसरी पब्लिसिटी करानी होगी। आपराधिक छवि के उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के इस दिशा निर्देश का पालन करना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत अमेरिका ने पाकिस्तान को घेरा। जी हां दोस्तों, आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में नसीहत दी है। दोनों देशों ने संयुक्त बयान में कहा है कि पाकिस्तान 26/11 मुंबई और पठानकोट हमले के दोषियों पर तुरंत कार्रवाई और यह भी सुनिश्चित करे कि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उसकी धरती का इस्तेमाल नहीं किया जाए। तीसरे यूएस इंडिया काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक में जारी इस बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है कि उसके नियंत्रण वाले क्षेत्र से किसी भी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया जाए। साथ ही उसे मुंबई और पठानकोट सहित सभी आतंकी हमलों के दोषियों को जल्द न्याय के दायरे में लेना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कंगना राणौत पर कार्रवाई से अयोध्या का संत समाज भड़का, उद्धव ठाकरे को दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में अभिनेत्री कंगना राणौत के साथ किए जा रहे व्यवहार पर अयोध्या के साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद ने नाराजगी जताई है। हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने कहा है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना का अब अयोध्या में कोई स्वागत नहीं है। यदि वे यहां आते हैं तो अयोध्या के संतों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। महंत राजू दास ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेत्री के खिलाफ बिना समय बर्बाद किए काम को अंजाम दिया, लेकिन वही सरकार अभी तक पालघर में 2 साधुओं के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकी।
संत समाज के प्रमुख महंत कन्हैया दास ने कहा कि शिवसेना कंगना रनौत पर हमला क्यों कर रही है, हर कोई समझ सकता है, ये कोई रहस्य नहीं है। शिवसेना वह नहीं रही जो कभी बाला साहब ठाकरे के अधीन हुआ करती थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 21 सितंबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकारी व निजी हायर व हायर सेकेंडरी स्कूल 21 सितंबर से खुलेंगे। इसे लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। शुक्रवार को स्कूली शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बैठक में इस पर चर्चा की गई। स्कूलों में संक्रमण से बचाव को लेकर पूरी तैयारी की जाएगी। हालांकि अभी कंटेनमेंट जोन में स्कूल नहीं खोले जाएंगे। जो स्कूल खुलेंगे उनमें प्रार्थना सभा और खेलकूद की प्रतियोगिताएं नहीं होंगी। विद्यार्थी अभिभावकों की अनुमति से स्कूल आएंगे और शपथ पत्र भी जमा कराना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राजस्व घाटे की भरपाई के लिए केंद्र ने 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपए का अनुदान किया जारी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। जिन राज्यों को केंद्र की तरफ से यह रकम जारी की गई है उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने शुक्रवार को ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। ट्वीट में लिखा गया है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार ने 10 सितंबर 2020 को 14 राज्यों को 6,195.08 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। लाखों पेंशन धारकों को सरकार ने दी बड़ी सौगात। जी हां दोस्तों, सरकार ने केंद्रीय पेंशन धारकों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के नियमों में ढील दे दी है। अब कोई भी केंद्रीय पेंशन धारक 31 दिसंबर 2020 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता है। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी पेंशन धारकों को अपना पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ता है। इस महामारी को देखते हुए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस नियम में छूट दी है। सरकार ने बताया है कि इस साल सभी पेंशन धारक 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 2 महीनों के बीच कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बारे में शुक्रवार को जानकारी दी। सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशन धारक 1 अक्टूबर से लेकर 1 दिसंबर 2020 के बीच अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। इस दौरान सभी पेंशन धारकों को पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी द्वारा अबाध्य रूप से पेंशन जारी होता रहेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नहीं होगी कैश की कमी, मात्र 10 सेकंड में मिलेगा 10 लाख रुपए का लोन। जी हां दोस्तों, इस महामारी ने छोटे स्तर के उद्योगों के लिए न केवल कमाई की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं बल्कि अब उनके बचे रहने की उम्मीद भी कम होती दिख रही है। इसी को देखते हुए अब एमएसएमई सेक्टर में कैश फ्लो को सपोर्ट करने के लिए रिजर्व पे ने कोलेटरल फ्री लाइन ऑफ क्रेडिट लॉन्च किया है जिसका नाम कैश एडवांस रखा गया है। कैश एडवांस के तहत एमएसएमई अपनी जरूरत के आधार पर 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के उधार ले सकते हैं। रिजर्व पे डैशबोर्ड के जरिए मात्र 10 सेकंड के अंदर उन्हें यह उधार मिल जाएगा। हालांकि इसके लिए उनके बिजनेस का क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, अब स्लीपर और जर्नल क्लास में भी होगी एसी। जी हां दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय रेलवे आम नागरिकों को कम खर्च में एसी कोच में सफर कराने की सुविधा मुहैया कराने की तैयारी में है। खबर है कि रेलवे देश भर में एसी ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है जिससे यात्रियों को कम खर्च में बेहतर सफर की सुविधा मिले। इसके तहत रेलवे ने स्लीपर और गैर आरक्षित कैटेगरी यानी कि अनारक्षित कोच को एसी कोच में बदलने का प्लान तैयार किया है। रेलवे अधिकारियों की माने तो ट्रेन का अपग्रेडेशन स्लीपर कोच को इकोनॉमिकल एसी 3 टायर कोच कहा जाएगा। वहीं अनारक्षित कोच के जर्नल डिब्बों को भी एसी कोच में बदला जाएगा। यह एसी 3 टायर क्लास और नॉन एसी स्लीपर क्लास कोच के बीच की कैटेगरी का कोच होगा। इसके अलावा दोस्तों जर्नल क्लास के कोच को भी 100 सीटों के एसी डिब्बे में बदला जाएगा। अधिक बर्थ और मांग के चलते रेलवे को इकोनॉमिक्स एसी 3 टियर से अच्छी कमाई की उम्मीद है।
साथ ही भारतीय रेलवे का मकसद ऑल एसी मॉडल की दिशा की ओर बढ़ना है। बेहतर स्पीड और सुरक्षा के लिए दोनों तरह के अपग्रेडेड कोच LHB प्लेटफॉर्म पर बनाए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं देश और प्रदेश के मौसम का हाल। तो दोस्तों 12 सितंबर से 3 दिनों तक इन राज्यों में भारी बारिश का है खतरा। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जी हां दोस्तों, मानसून का दौर खत्म होने को है। इस सप्ताह कई राज्य गर्मी और उमस से बेहाल हो रहे हैं। सावन के बाद भादो मास में भरपूर पानी था, लेकिन कई राज्यों में बारिश का क्रम रुक गया है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि 12 सितंबर से अगले 3-4 दिनों तक कुछ राज्यों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। हालांकि बारिश के खतरे से बचने की भी चेतावनी जारी है। स्काईमेट वेदर के अनुसार 14 से 15 सितंबर को महाराष्ट्र तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश दर्ज की जाएगी। इस सिस्टम का प्रभाव उत्तरी मध्य प्रदेश और दिल्ली में 16 से 18 सितंबर के बीच दिखेगा। इन भागों में हल्की बारिश दर्ज की जाएगी। 15 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान से मानसून वापसी करता है, जबकि दिल्ली से इसकी वापसी 21 सितंबर को हो जाती है। आगामी सिस्टमों के चलते राजस्थान से मानसून की वापसी 15 दिनों के लिए टल सकती है। उम्मीद है कि 13 से 18 सितंबर के बीच मध्य भारत के राज्यों पर इसका प्रभाव रहेगा। मध्य भारत के महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात और पूर्वी राजस्थान तक यह मानसून को सक्रिय रखेगा। इसके अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, विदर्भ के अलग अलग स्थानों पर बिजली की गरज के साथ मध्यम गरज के साथ बारिश हो सकती है। अगले 3-4 दिनों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में पृथक स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 12 सितंबर से उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और यमन, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में वर्षा की तीव्रता में वृद्धि की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोने और चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड की कीमतें गिरने से घरेलू बाजार में दाम लुढ़क गए हैं। 4 दिन की तेजी के बाद शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत गिरकर 52,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे आ गई है। वहीं डिमांड गिरने से 1 किलोग्राम चांदी के भाव में 990 रुपए तक लुढ़क गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स पर इसके कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि $1935 प्रति औंस के ऊपर से बना रहता है तो इसमें तेजी आ सकती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने के दाम 52,452 रुपए पर आ गए हैं। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के दाम 990 रुपए की गिरावट के साथ 69,950 रुपए पर आ गए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लॉकडाउन की वजह से जुलाई में औद्योगिक उत्पादन 10.4% घटा। जी हां दोस्तों, विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्र के खराब प्रदर्शन की वजह से जुलाई में औद्योगिक उत्पादन में 10.4% की गिरावट आई है। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। आंकड़ों के अनुसार जुलाई में विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में 11.1% की गिरावट रही। इसी तरह खनन क्षेत्र का उत्पादन 13% तथा बिजली क्षेत्र का उत्पादन 2.5% घटा है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बयान में कहा है कि इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों तथा देश भर में लॉकडाउन की वजह से कई औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान मार्च अंत से परिचालन नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से यह बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पीएफ धारकों को बड़ा तोहफा, इंश्योरेंस पर अब मिलेंगे 7 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ अपने 6 करोड़ से अधिक अंशधारकों को बड़ा तोहफा देने जा रहा है। हाल ही में हुई ईपीएफओ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि ईपीएफ खाता धारकों की बीमा राशि में 1 लाख रुपए की वृद्धि की जाए। यानी अभी जो राशि 6 लाख रुपए है वह बढ़कर 7 लाख रुपए कर दी जाएगी। किसी भी ईपीएफ खाता धारक के निधन पर उसके परिवार को यह राशि मिलती है। यह बीमा राशि आखिरी 12 महीनों के वेतन के आधार पर तय होती है। इसके लिए लिंक्ड बीमा योजना 1976 में संशोधन किया जा रहा है और वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। रेलवे की 80 विशेष ट्रेनों के लिए बुकिंग में कम उत्साह, 50% से भी कम सीटें हुई बुक।
जी हाँ दोस्तों, रेलवे द्वारा 80 विशेष रेलगाड़ियों में गुरुवार से शुरू की गई टिकट बुक कराने की व्यवस्था का कोई ज्यादा असर नहीं दिखा। पहले दिन कई रेलगाड़ियों में औसत 50% से भी कम सीटों की बुकिंग हुई है। इस महामारी के बढ़ते मामलों की वजह से अभी भी ज्यादातर रेल यात्री ट्रेन में सफर करने से कतरा रहे हैं। हालांकि केवल 2 ट्रेनों के लिए 100% से अधिक यात्रियों ने टिकट बुक कराई है। रेलवे द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों के अनुसार इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से पश्चिम बंगाल के हावड़ा की विशेष ट्रेन के लिए 108% बुकिंग हुई है। वहीं वलसाड स्टेशन से बिहार के मुजफ्फरपुर की श्रमिक विशेष ट्रेन के लिए 179% टिकट बुक हुई है। इंदौर से हावड़ा जाने वाली ट्रेन के लिए जहां क्षमता से अधिक यात्रियों ने बुकिंग कराई है, वहीं हावड़ा से इंदौर आने वाली विशेष रेलगाड़ी के लिए केवल 15% बुकिंग हुई है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।